नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। तो आज हमने चर्चा करनी है हाइपोथायराइडिज्म पे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी थायराइड क्या होता है। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे नेक में प्रेजेंट होता है और हमारे कॉलर बोन के ऊपर होता है। ये एक तरह का बटरफ्लाई शेप्ड एक हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये स्थमस से यानी एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है जिसको हम स्थमस कहते हैं। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो दो तरह के हार्मोन रिलीज़ करता है, T3 और T4। T3 को हम ट्राई आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं और दूसरा अगर T4 की हम बात करें तो इसको हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरा हार्मोन है वो हमारे पिट्यूटरी, हमारे मस्तिष्क में छोटी सी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से रिलीज़ होता है जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं और इसको रेगुलेट करता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो मैं बता दूं कि ये हार्मोन्स हमारी बॉडी पे क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम देखा जाए तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, हमारे हार्ट और सीएनएस की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं, मसल स्ट्रेंथ को रेगुलेट करते हैं, ब्रेन फंक्शनिंग को, बॉडी टेम्परेचर को, ब्रीदिंग को, वेट और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को और हमारे पीरियड्स को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। जो थायराइड की समस्याएं होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है हाइपरथायराइडिज्म, मतलब जो हार्मोन का सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म। तो इस वीडियो में हम हाइपोथायराइडिज्म पे चर्चा कर रहे हैं, जिसे नॉर्मल भाषा में हम मोटा होने वाला थायराइड भी कहते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म में होता क्या है, जो TSH का जो लेवल है वो हमारा बढ़ने लग जाता है और T4 का लेवल कम होने लग जाता है। तो अब मैं आपको कारण बताना चाहूँगी कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से दिक्कत आती है। तो दो कारण हो सकते हैं, या तो हमारे थायराइड में प्रॉब्लम आ रहा है या जो रेगुलेट कर रहा है हमारे TSH को यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें कोई दिक्कत आ रहा है। इन दो कारणों से होता है। अगर थायराइड में कोई दिक्कत आ रहा है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा TSH को और ज़्यादा बढ़ाने लग जाती है। तो इसको हम आगे डिवाइड करते हैं प्राइमरी कॉजेज़ और सेकेंडरी कॉजेज़। प्राइमरी कॉजेज़ में बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो आता है हाशिमोटोज़ थायरोइडाइटिस आता है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। उसके अलावा कोई इन्फेक्शन अगर थायराइड ग्लैंड में हो गया है, या फिर आयोडीन की कमी अगर बॉडी में है, थायराइडेक्टमी हुई है, किसी जो हमारा थायराइड का कोई पार्ट है वो रिमूव कर दिया गया है, या फिर रेडियोथेरेपी हुई है हमारे नेक रीजन की या ब्रेन की, और या फिर देखा जाए तो कोई मेडिसिनल इंटेक हुआ है, हाइपर थायराइड की मेडिसिन का अगर इंटेक हुआ है तो भी ये बढ़ा रहने का एक कारण हो जाता है। उसके अलावा थायराइड डिसजेनेसिस हो रहा है या फिर कंजेनाइटल यानी बचपन से ही जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म जिसे कहते हैं वो एक कारण है। अगर हम सेकेंडरी कॉजेज़ की बात करें तो इसके अंदर आएगा हमारा पिट्यूटरी एडेनोमा, यानी पिट्यूटरी का कोई ट्यूमर हो गया है, या फिर कोई इंजरी की हिस्ट्री है, या फिर कोई सर्जिकल रिमूवल किसी चीज़ का हुआ है, वहाँ पे पिट्यूटरी अफेक्ट हो गई है, या फिर कोई हाइपोथैलेमस का अगर ट्यूमर या कोई दिक्कत आने लगा है। उन केसेस में सेकेंडरी हम कहेंगे कि रीज़न हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म रहने का। जो थायराइड होता है वो यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है। तो रिस्क फैक्टर्स पे हम किसको रखते हैं, यदि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या फिर आयोडीन का इंटेक प्रॉपर्ली हमारी बॉडी में नहीं हो रहा है, उन केसेस को हम रिस्क फैक्टर्स पे रखते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्या क्या सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म हमें देता है। बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स आपको फील होते हैं अगर आप हाइपोथायराइडिज्म से ग्रसित हैं। थकान रहने लग जाती है, बॉडी में ड्राइनेस रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, डलनेस रहने लग जाता है, बॉडी में पेन रहते हैं और आपको डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है। उसके अलावा आपके पीरियड्स इरेगुलर होने लग जाते हैं, या फिर आपका स्लो हार्ट रेट होने लग जाता है, वज़न बढ़ने लग जाता है, मेटाबॉलिज्म एकदम स्लो हो जाता है, और उसके अलावा स्ट्रेस रहने लग जाता है, इरिटेबिलिटी रहती है, पीरियड्स में इरेगुलरिटी है, या तो पीरियड बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और फर्दर अगर देखा जाए तो इनफर्टिलिटी या फिर बाल झड़ना, नेल्स वीक हो जाना, उसके अलावा स्वेलिंग बॉडी में बने रहना, फेस सूज रहा है, सुबह आप उठ रहे हैं फेस सूजा हुआ है, हाथ पैरों में सूजन है। अगर बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो पुअर ग्रोथ हो रहा है, डिलेड प्यूबर्टी हो रहा है, या फिर मेंटल रिटार्डेशन जैसे सिम्टम भी, मेंटल ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पाए, इस तरह के सिम्टम्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। तो गॉइटर हो सकता है, हार्ट रिलेटेड ट्रबल्स हो सकते हैं जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस,
उसके अलावा इनफर्टिलिटी और अनीमिया का रहना, डिप्रेशन रहना, या फिर अगर प्रेगनेंसी में इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं तो क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, प्रीक्लेम्जिया होना, लो बर्थ वेट होना, या फिर स्टिल बर्थ हो जाना, या फिर बर्थ डिफेक्ट के बच्चे में आ जाना, इस तरह की चीज़ें हमें कॉम्प्लिकेशन के तौर पे देखी जाती है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉम्प्लिकेशन है मिक्सेडिमा कोमा। अगर थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मिक्सेडिमा कोमा में कन्वर्ट हो जाता है और ये बहुत ही फेटल कंडीशन होने लग जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं हाइपोथायराइडिज्म को जानने के लिए। तो सबसे कॉमन टेस्ट होता है हमारा थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसमें हमारा T3, T4 और TSH की जांच होती है। उसके अलावा आप रूटीन का चेकअप करा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल और LFT और प्रोलैक्टिन हार्मोन। उसके अलावा अगर हमें देखना है कि थायराइड में कोई दिक्कत तो नहीं है तो हमें इसका हम स्कैनिंग करा सकते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड भी हम थायराइड का करा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या इसमें आपका लेवल्स ऐसे क्या आएंगे जिनकी वजह से हमें पता चले कि थायराइड है। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट में अगर हम देखेंगे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH अगर बढ़ा हुआ है और T4 हमारा नॉर्मल है तो इसको हम माइल्ड या सब क्लिनिकल कैटेगरी में रखते हैं। अगर हमारा TSH बढ़ा हुआ है, T4 हमारा नॉर्मल से नीचे जा रहा है तो इसको हम प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। TSH अगर हमारा बढ़ा हुआ है या फिर नीचे जा रहा है और हमारा T4 भी हमारा नॉर्मल से नीचे जा रहा है तो इसको हम सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म की कैटेगरी में रखते हैं, जो कि हमारा पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमिक ओरिजिन का हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि बचाव के लिए हमें क्या करना है। तो डाइटरी हमें फैक्टर्स का ध्यान रखना है, हमें बॉडी को एक्टिव रखना है, तो हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट का इंटेक हमें करना है, बैलेंस डाइट लेना है, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स हमें लेना है। उसके अलावा ऐसी कुछ चीज़ें जो हमें नहीं लेनी है, सोया प्रोटीन हमें कंज्यूम नहीं करना है। सोया प्रोटीन में आपका सोया सॉस आ गया, सोया मिल्क आ गया, टोफू आ गया, या फिर आपका चाप आ गया, न्यूट्रेला आ गया, इस तरह से आपने कंजम्पशन नहीं करना है। क्यूसीफेरस जो वेजिटेबल्स होती है लाइक ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, इनका इंटेक आपने नहीं करना, ये गॉइटोजेनस टेंडेंसी को बढ़ाने लग जाता है। आपने कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम करना है। उसके अलावा जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनका इंटेक आपने कम करना है और आपने नट्स अपने डाइट में शामिल करना है, ग्रीन वेजिटेबल, जूसेस, और आप फ्रेश फ्रूट लीजिए और पानी का इंटेक आप अच्छा रखिए। आपने हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में आपने वजन नियंत्रित रखना। अगर आपका वजन कंट्रोल है तो आपका थायराइड भी धीरे धीरे कंट्रोल आने लग जाता है, और अगर आपका वजन एकदम से बढ़ने लग जाता है तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से आपका TSH लेवल भी बढ़ने लग जाता है। तो दोनों ही चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर हाइपोथायराइडिज्म का केस होता है तो यूजुअली एलोपैथिक में क्या होता है, आपकी एक गोली हमेशा के लिए बांध दी जाती है, लेकिन इससे क्या होता है, आप सिंथेटिक हार्मोन कंज्यूम कर रहे हो, T4 जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कंज्यूम कर रहे हो, बट आपका जो कारण है उस पर काम नहीं हो रहा है। तो यदि हमें कारण पता चल जाता है तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जिनके इंटेक से आपकी दवाई हमेशा के लिए बंद हो सकती है और आप थायराइड की दिक्कत से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो अभी मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताऊंगी एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो अगर लॉन्ग कंटिन्यूड इंटेक अगर एलोपैथिक मेडिसिन का हो रहा है तो पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म के टुवर्ड्स भी चला जाता है। TSH लेवल इतना कम होने लग जाता है कि सेकेंडरी लेवल का आपको हाइपरथायराइडिज्म होने लग जाता है। अगर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है थायराइड की मेडिसिन का तो फिर कैल्शियम लॉस होने लग जाता है। उसके अलावा हार्ट हमारा वीक होने लग जाता है और पेल्पिटेशंस हमें रहने लग जाता है। तो बहुत ही ध्यान हमें रखना है कि हमें कैसे डाइटरी फैक्टर्स और बॉडी को एक्टिव करके वेट हमारा रिड्यूस करके हम इस दिक्कत से निजात पा सकें। तो अब हम बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके इंटेक से आप अपनी थायराइड की दिक्कत को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ट्यूबरकुलिनम 200 का सिंगल डोज ले लेना है अपने केस को शुरू करने से पहले, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट दवाई आती है वो है किलकेरिया कार्ब 30। किलकेरिया कार्ब का बहुत अच्छा एक्शन हमारी थायराइड ग्लैंड पे है। इसके अलावा जो बहुत सारे थायराइड रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो किलकेरिया कार्ब आराम से कवर कर लेती है। किलकेरिया कार्ब में फैट, फेयर और फ्लैबी पेशेंट्स पे बहुत अच्छा काम रहता है। उसके अलावा पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड रहता है, जल्दी कोल्ड कैच करने की टेंडेंसी रहती है। उसके अलावा स्किन बहुत ज़्यादा पर्सपायरेटेड रहती है, बहुत ज़्यादा पसीने बहुत ज़्यादा सर पे आते हैं। किलकेरिया कार्ब में डिस्निया होता है, मतलब सांस लेने में तकलीफ, अगर स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है।
तो इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, तो थायराइड के हिसाब से किलकेरिया काप कवर कर लेती है। तो किलकेरिया काप 30 की डोसेस आपने लेनी है, दिन में 4 बार, एक बारी में 5 बूंद। 5 बूंद आप आधे चम्मच पानी में 5 बूंद डाल के दिन में 4 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है पल्सरेला 30। मुझे पर्सनली पल्सरेला 30 के बहुत अच्छे रिजल्ट्स अपने पेशेंट पे देखने को मिले हैं। डिपेंड करता है पल्सरेला 30 या पल्सरेला 200। पल्सरेला पर्टिकुलरली बहुत अच्छा काम करती है थायराइड के केसेस में। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है उसको गैस्ट्रिक ट्रबल्स रहते हैं, साथ में पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ रहती हैं, और फैटी फूड खाने के बाद तकलीफ़ बढ़ जाती है, और फीमेल जो होती है बहुत ज़्यादा उसमें मूड फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, और वेट गेन की टेंडेंसी होने लग जाती है। पेशेंट जो है थोड़ी थोड़ी बात पे ही रोने लग जाती है। इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हमें थायराइड के पल्सरेला पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो पल्सरेला 30 की भी डोजेस आपने दिन में 4 बार और आपने 5 ड्रॉप लेना है, और इसको कुछ दिन कंटिन्यू करना है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद पल्सरेला 200 पे जाना है, लाइक 2 वीक्स के बाद पल्सरेला 200 की सिंगल डोज लेनी है। और थर्ड मेडिसिन की अगर हम बात करें तो स्पॉन्जिया 30 होगा। स्पॉन्जिया का बहुत अच्छा एक्शन थायराइड के ग्लैंड पे है। स्पॉन्जिया जो है, अगर सांस लेने में दिक्कत आ रहा है, ड्राई हैकिंग कफ हो रहा है, और चुभन वाला एक पेन है जो रात में दिक्कत बढ़ रहा है, उसके अलावा प्रेशर अगर थायराइड ग्लैंड का हमारे उस पर आता है तो जो आवाज़ में जो चेंज आता है उसमें भी स्पॉन्जिया बहुत अच्छा काम करती है। सांस लेने की जो तकलीफ है, ऐसा फील होता है कि स्पंज के थ्रू सांस आ रहा है, इस तरह के सिम्टम्स हमें स्पॉन्जिया 30 में देखने को मिलते हैं। स्पॉन्जिया 30 का डोसेस भी दिन में 4 बार, एक बारी में 5 बूंद आपने लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ब्रोमियम 30। ब्रोमियम 30 का भी बहुत अच्छा एक्शन स्पॉन्जिया की तरह ही होता है हमारे थायराइड के ग्लैंड पे। इसमें भी ड्राई टिकलिंग कफ बना रहता है, और पेशेंट की थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के टूवर्ड्स टेंडेंसी रहती है। मिडनाइट में इसमें परेशानियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं थायराइड रिलेटेड। तो इस तरह की ये मेडिसिन कुछ हैं। ब्रोमियम 30 का भी आपने डोजेस दिन में 4 बार लेना है, और एक बारी में 4 से 5 बूंद आपने कंज्यूम करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिंचर अब मैं बताऊंगी थायराइड रिलेटेड, जो वेट गेन हो गया थायराइड की वजह से और थायराइड डिसफंक्शनिंग बनी हुई है, उस पर फ्यूकस वेसिकुलोसस टिंचर बहुत अच्छा काम करता है। इस मेडिसिन को आपने, इस टिंचर को आपने आधे कप पानी में 15 बूंद डाल के खाना खाने से पहले 3 बार कंज्यूम करना है। ये आपके थायराइड की एक्टिविटीज़ को भी मेंटेन करेगा। थायराइड की वजह से जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ गया है, वेट गेन हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म में जो दिक्कतें आ रही है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हो रहा है, उसको भी कवर ये करता है। तो इसकी आपने 3 बार डोजेस लेनी है खाना खाने से पहले। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो मैं आपको बताना चाहूँगी आपके वेल सूटेड मेडिसिन के साथ चल सकता है, वो है WSI का थायरोडिनम 3X। ये आपने अपनी हर मेडिसिन के साथ चलाना है। इसको आपने दिन में 3 बार 2 टैबलेट्स कंज्यूम करना है। इसको डिज़ोल्व होने देना है माउथ में रख के, और इसका डोजेस सेट होगा आपके, जो आपका रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंगली। अगर आप थायराइड का मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं और आपने होम्योपैथी पे स्विच होना है, तो स्टार्टिंग में हमारा एम ये रहता है कि एकदम से आप अपनी मेडिसिन नहीं छोड़ें, क्योंकि अगर एकदम से आप मेडिसिन छोड़ देंगे तो सिंथेटिक थायराइड जो आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका वो थायराइड एकदम से बढ़ा सकता है। इसलिए ग्रेजुअली हम डोजेस कम कराते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है, हम होम्योपैथी पे कम्प्लीटली शिफ्ट होकर इन मेडिसिन को भी छोड़ दिया जाता है। कुछ अलग कंडीशंस होती हैं जिनमें हम खुद भी प्रेफर करते हैं कि मेडिसिन चलती रहे। वो कुछ केसेस मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग मी एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।